नमस्कार, अमर उजाला.com पर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम शुरू हो चुका है सत्ता का संग्राम और इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं बिहार की उन तमाम बड़ी विधानसभा सीटों की जिन पर चुनाव होने वाले हैं 2025 में। कुछ ही महीने चुनाव के बचे हैं। लगातार हम कई विधानसभा सीटों के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे औरंगाबाद जिले की नबीनगर विधानसभा क्षेत्र पर। क्या कुछ मुद्दे हैं, कौन सी समस्याएं हैं, वहां के कई नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ हैं नबीनगर के अमर उजाला के प्रतिनिधि जो समस्याएं वहां की रखेंगे। सबसे पहले हम बता देते हैं कि हमारे साथ कौन कौन से मेहमान इस कार्यक्रम में अभी तक जुड़ गए हैं। तो हमारे साथ मिथिलेश कुमार दीपक जो कि स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक हैं और साथ ही साथ गणेश प्रसाद हमारे अमर उजाला के प्रतिनिधि हैं। अर्चना जी हैं जन स्वराज पार्टी से और संजीव कुमार हमारे साथ जेडीयू से जुड़े हुए हैं जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है अमर उजाला.com पर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। नबीनगर में सिंचाई की एक बहुत बड़ी समस्या रही है। हालांकि हमारे साथ आरजेडी के विधायक जिनको जुड़ना था अभी तक नहीं जुड़े हैं। शायद वो सवालों के डर से अमर उजाला.com पर आने से उन्होंने मना कर दिया है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अर्चना जी। अर्चना जी आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है। अर्चना जी, सिंचाई की समस्या को लेकर हम बात कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारे साथ विधायक आरजेडी के नहीं जुड़े हैं, शायद वो सवालों के डर से आने से उन्होंने मना कर दिया है। क्या कहना चाहेंगी? आपकी पार्टी भी अब की बार दमखम दिखा रही है बिहार में, तो आपको क्या लगता है नबीनगर विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई को लेकर क्या कुछ काम हुए हैं? बहुत से गांवों में भ्रमण करने के बाद ऐसा लगता है नहर तो पहुंच गया, लेकिन नहर का जो लेवल है वो खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा है। या तो कहीं खेत नहर से इतने नीचे हो जाते हैं कि बाढ़ की समस्या हो जाती है, और नहीं तो फिर नहर से खेत की ऊंचाई इतनी ऊपर है कि नहर में पानी रहने के बावजूद भी खेत तक पानी नहीं पहुंच सकता। तो वो कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट है। उस टेक्निकल फॉल्ट पर ध्यान देने की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि बहुत से गांव में, जैसे बारून ब्लॉक के भी गांव में मैं बहुत जगह गई हूँ, लोगों ने इसी तरह का बात बताया कि हमारे गांव से नहर जाता है लेकिन वो नहर का पानी हमारे खेतों तक नहीं पहुंच पाता। उसी तरह की समस्या नबीनगर विधानसभा में, अब हम सोनौरा पंचायत में गए थे तो वहां 100 एकड़ जमीन था जहां कंप्लीट वहां पानी का निकासी ही नहीं है। नहर के पानी से वो पूरा जमीन बाढ़ के रूप में तब्दील है। अगर वो भी पानी का निकासी होता तो वहां के भी लोग अपना जो धान उनका खेती है कर पाते। तो कहीं नहर है तो निकासी की वजह से कहीं बाढ़ दिखा जा रहा है और कहीं पे नहर सामने से गुजर रही, लेकिन खेतों की ऊंचाई की वजह से नहर का पानी नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिथिलेश कुमार दीपक जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। मिथिलेश जी, कई समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या हमने बताई कि सिंचाई की है। इसके अलावा पुनपुन नदी पर जो कि वहां का पुल है वो भी एक बड़ा मुद्दा है। आपको क्या लगता है, आपने बारीकी से देखा होगा आपके विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से पिछले 5 साल में काम हुए हैं और कौन सी वो बड़ी समस्याएं हैं जो अभी बाकी हैं? सबको नमस्कार। नबीनगर विधानसभा मोटे तौर पे बड़ा हिस्सा सिंचित है। लंबे क्षेत्र में नहरों का जाल है और बाकी जगहों पे काफी पहले, मोटे तौर पे 85 से पहले कांग्रेस की सरकार में बोरिंग की व्यवस्था की गई थी, जमीन से पानी निकालने या नहर से पानी अपलिफ्ट करके पहुंचाने की। वर्तमान में स्थिति क्या है कि कई जगह नहर जर्जर है और जो छोटे छोटे पंप लगाए गए थे उसमें अधिकतर पंप काम नहीं कर रहे हैं। कहीं मोटर का प्रॉब्लम है, कहीं बिजली का प्रॉब्लम है, कहीं पाइप का प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा अगर ध्यान यहाँ की सरकार में बैठे लोग या जनप्रतिनिधि देते और 1 बाय 1 करके गांव की समस्या को हल करना चाहते तो लगभग पूरा का पूरा इलाका सिंचित हो जाता। तो यह एक यहाँ मुद्दा है। मुझे लगता है कि सिंचाई से भी बड़ी समस्या यहाँ बेरोजगारी की है। पूरा क्षेत्र उद्योग विहीन क्षेत्र है। एनटीपीसी आया भी है तो वहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार न के बराबर मिल पाता है। तो पलायन यहाँ एक बड़ी व्यवस्था है। आप जब भी देखेंगे आसपास के रेलवे स्टेशन पे डेहरी हो, सोननगर हो, अकोड़ा हो, नबीनगर रोड हो, सलैया हो, बगहा हो, कजरात हो, तो आपको देखने से ही लगेगा कि यह मजदूर क्लास का आदमी है और यह सूरत, बम्बे, गुजरात कहीं ना कहीं बाहर काम करने जा रहा है। तो यह पलायन
और सिंचाई की समस्या यहाँ की बड़ी समस्या है। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, मतलब जितनी तरह की समस्याएं होती हैं वो समस्याएं यहाँ हैं। और वो मोटे तौर पे नबीनगर की समस्या के साथ साथ वो बिहार की समस्या है। ऐसा नहीं है कि पूरा बिहार में वो समस्या नहीं है और नबीनगर में वो समस्या केवल है। बस इतना ही। बिल्कुल, कई तरीके की समस्याएं हैं। पलायन का एक बहुत बड़ा मुद्दा बताया मिथिलेश जी ने कि पलायन बड़ी समस्या है, खासकर बिहार के कई जिलों से पलायन होता है और वही समस्या नबीनगर विधानसभा क्षेत्र में भी बनी है। शैक्षणिक संस्थानों का एक मुद्दा है कि टेक्निकल पढ़ाई के लिए शैक्षणिक संस्थान नबीनगर में नहीं है। हमारे साथ गणेश प्रसाद जी हमारे प्रतिनिधि हैं। गणेश जी, और कौन कौन सी समस्याएं हैं, किन पर बात होनी चाहिए नबीनगर में? जी, अगर हम बात करें प्रभाकर जी, तो समस्याओं का मकड़जाल फैला हुआ है। नबीनगर देश को ऊर्जा देने वाला इलाका है। यहाँ एनटीपीसी और बीआरबीसीएल के दो पावर प्लांट्स हैं और हाल फिलहाल के दिनों, आने वाले दिनों में नबीनगर जो विधानसभा है देश की बिजली राजधानी बनेगा। और हमने आज कोशिश किया था कि जनता के जो सवाल है, जनता के सवाल जो हम तक आते हैं, तो उनके विधायक, जो जनता के विधायक हैं, जनता के सवाल विधायक के पास लाते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि नबीनगर जैसे ऊर्जान्वित जगह, जो देश की ऊर्जा राजधानी बनने वाले जगह में विधायक जी ने अपनी कितनी ऊर्जा लगाई है नबीनगर के विकास में। लेकिन दुर्भाग्य से विधायक जी नहीं जुड़े, उन्होंने कॉल तक पिक करना मुनासिब नहीं समझा। तो और मैं बातें करता हूं, विधायक जी ने विधायक बनने के साथ ही कहा था एनटीपीसी, दोनों एनटीपीसी में मैं स्थानीय लोगों को रोजगार दिलवाऊंगा। लेकिन विधायक जी रोजगार नहीं दिला सके, विस्थापितों की समस्याओं का निराकरण नहीं करा सके। ये सब मुद्दे हैं। फिर गणेश जी, आपके पास दोबारा आएंगे। आपका फ्रेम फ्रीज हो रखा है, आप दोबारा से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। हमारे साथ में अभी अर्चना जी हैं। अर्चना जी, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। टेक्निकल पढ़ाई के लिए या अच्छा एजुकेशन के लिए टेक्निकल पढ़ाई तो सेकेंडरी हो गई। पहले एक प्राथमिक शिक्षा का ही अगर हम बात करें तो पूरे बिहार की स्थिति ही डमाडोल हो गई है। जिस तरह के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि मैं गांव और पंचायत स्कूल खोलकर मैं शिक्षा की अलग जगह दूंगा बिहार में, उसमें वो बुरी तरह से विफल हुए। वो हमें लगता है कि जिस तरह से जितना बड़ा बजट हमारे यहाँ शिक्षा में बिहार में खर्च होता है, उसके अनुसार वहां से कोई इस तरह के बच्चे नहीं निकल पा रहे। जितना हमारा सरकारी खर्च सरकारी विद्यालयों पर हो रहा है, उसके अनुसार कोई डेवलपमेंट नहीं दिखता। तो ये भी एक बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो सबसे पहले अगर हम टेक्निकल पढ़ाई तो तब जाएंगे जब हमारे यहाँ प्राथमिक की पढ़ाई सुधर जाए। तो प्राथमिक पढ़ाई का ही स्तर इतना गिर गया है जिसको सुधारने की जरूरत है। और टेक्निकल पढ़ाई का अभी दुधैला में, एक बारुण प्रखंड के दुधैला गांव में एक मेडिकल कॉलेज की बात आ रही है सामने, जिसका भी लोगों ने, औरंगाबाद जिला में एक मेडिकल कॉलेज की बात है। तो उसमें भी अभी कुछ लोग हमसे मिले थे, तो वहां सरकार फेसबुक के माध्यम से पता चलता है कि 400 करोड़ रुपया सरकार ने अलॉट कर दिया दुधैला गांव में। एक 90 एकड़ जमीन है उसमें, लेकिन पता नहीं वहां भी राजनीति हो रहा है कि वहां के लोग मिलने आए थे कि न्यास का जमीन पताल गंगा देव के पास है, उसके लिए लोग प्रयासरत है कि वहां जाए। और दुधैला में सरकारी जमीन है जिस खरीदने की कोई जरूरत नहीं, उसके बावजूद भी क्या राजनीतिकरण है, क्योंकि जनता त्रस्त है। क्योंकि जिस शासन की बात माननीय मुख्यमंत्री जी करते थे, पारदर्शिता की बात करते थे, उनकी पारदर्शिता सरकार और जनता के बीच कहीं पारदर्शिता नहीं दिखती। इसके चलते एक जन आंदोलन है, एक अंदर से आक्रोश है लोगों के बीच। बिल्कुल, कई सारे आपने मुद्दे बताए, लेकिन अर्चना जी, आप भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, टिकट की दावेदार हैं जन स्वराज पार्टी की तरफ से नबीनगर में। आप कौन-कौन से नए काम लेकर के, आपकी क्या विचारधारा है, क्या करने वाली हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में? सबसे पहले जो मिथिलेश जी पलायन की बात किए, वो सबसे पहले जो मिथिलेश जी की बात की, हमारी पार्टी का सबसे पहला है आते हैं अर्चना जी, आपके पास आते हैं। आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है। अर्चना जी, आपके पास हम दोबारा आते हैं। हमारे साथ मिथिलेश कुमार जी लगातार बने हुए। मिथिलेश जी, जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर हमने बात की है अभी तक, लेकिन
स्वास्थ्य को लेकर आप नबीनगर विधानसभा क्षेत्र में क्या अभी तक देखते हैं? स्वास्थ्य को लेकर इलाज के लिए जनता इलाज के लिए कहाँ जा रही है? क्या नबीनगर में उसको इलाज मिल पा रहा है? नबीनगर विधानसभा में स्वास्थ्य के लिए न कोई प्राइवेट व्यवस्था बढ़िया है और सरकारी व्यवस्था की तो ऐसी स्थिति है कि आप अगर एक फर्स्ट एड के लिए भी जाएंगे तो घंटों आपको इंतजार करना पड़ेगा और हो सकता है कि स्वास्थ्य कर्मियों से आपको उलझना पड़े और उलझने के बाद फिर चाहे वो आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अपना इलाज करवा लें या फिर एक FIR अपने ऊपर करवा लें। तो यहाँ के सारे सरकारी हॉस्पिटल्स रंगदारों, गुंडों और मतलब प्रभावशाली चिकित्सकों के कब्जे में है। इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है और कभी भी वहां अगर आप सही बात उठाइएगा तो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके आपके साथ अजीब तरीके से व्यवहार करते हैं या उनको लगता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों बारून प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गया था एक अपने रिश्तेदार मारपीट के मामले में। 1.5 घंटा के बाद पर्ची काटने वाला आदमी आया, डॉक्टर आकर बैठा हुआ है, पर्ची काटने वाला नहीं बैठा हुआ है, नहीं आया है और उसे पर्ची कटने के चलते 1.5 घंटा तक इंतजार करना पड़ा और जब कुछ टाइट बोले तो फिर बाद में हुआ कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं। तो पूरा जो बारून नबीनगर की स्थिति है स्वास्थ्य के मामले में बदहाल है। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल और कोई प्राइवेट चिकित्सक भी बढ़िया नहीं है जहां लोग इलाज करा सके। बाहर जाना पड़ता है, डेहरी, औरंगाबाद, और वो लगभग सर पूरे बिहार की स्थिति है। अगर नबीनगर की बात ना करें, पूरे बिहार की बात करें। एक बात मैं शिक्षा में जोड़ना चाहूंगा, टेक्निकल एजुकेशन और प्राइमरी की बात हो रही थी। पूरे नबीनगर में मात्र 1 डिग्री कॉलेज है जो सरकारी है, 2 ब्लॉक मिला करके, और वित्त रहित कॉलेजों की जो स्थिति होती है, वहां का जो प्रबंधन होता है और प्रबंधन के झगड़े होते हैं, तो वहां का तो भगवान ही मालिक है क्या पढ़ाई होती है। और सरकारी कॉलेज भी जो है तो मात्र डिग्री कॉलेज एक है, बात कर लीजिए। तो बहुत बदहाल स्थिति है और मैं फिर कहना चाहूंगा वो सिर्फ नबीनगर की नहीं है, वो लगभग पूरे बिहार की स्थिति कमोबेश यही है। कभी हमने एक राग दरबारी के नाम से उपन्यास पढ़ा था, उसमें शिवपालगंज एक गांव था, लेकिन वो शिवपालगंज लाल शुक्ल का कहना था पूरे देश में फैला हुआ है। तो यह जो नबीनगर का फिनोमिना है वो पूरे देश ही नबीनगर है। इसी तो दौर से हम गुजर रहे हैं और चीजें जब ठीक होंगी तो पूरे बिहार में ठीक होंगी, नबीनगर भी ठीक होगा। हम स्पेशली नबीनगर को किसी भी विधायक को जिता करके, हरा करके नहीं ठीक कर सकते हैं, मेरा अपना मानना है। ठीक है। अनिल कुमार जी हमारे साथ। जी अनिल कुमार जी बीजेपी से जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत है अमर उजाला.com पर। अनिल जी, तमाम मुद्दों को लेकर हम बात कर रहे हैं। शायद आपने सुना भी होगा कि कौन कौन सी समस्याएं नबीनगर विधानसभा क्षेत्र में बनी हुई हैं। सबसे बड़ी समस्या अगर हमने उठाई है तो सिंचाई की समस्या है, उसके बाद पुनपुन नदी पर पुल की समस्या बनी हुई है और भी शैक्षणिक संस्थानों का मुद्दा भी हमने उठाया है। सबसे पहले हम सिंचाई के विषय पर आते हैं। सिंचाई को लेकर आपके द्वारा क्या कुछ प्रयास किया गया है? बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाकर जी, आपने मुझे अवसर दिया। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है, मालूम नहीं किस तरफ से आ रहा है, बार बार मैं पूरी तरह से सारे विषयों को सुन नहीं पाया। सिंचाई जो है, पहले नबीनगर की स्थिति के बारे में मालूम नहीं, आपको ज्ञात होगा कि नहीं, नबीनगर में पीने का पानी का भी दिक्कत था एक जमाने में, 60 के दशक में। आज नबीनगर में जो धान का पैदावार हो रहा है वो अद्भुत है। कई जगहों से, कई नहर इलाका का जो जगह है वहां से ज्यादा अभी वहां पर प्रोडक्शन रेट है। तो कालखंड में जितना ध्वस्त बिहार हम लोगों को मिला था उसमें एक करने का प्रयास है। इतना ज्यादा बर्बाद स्थिति में मिला था। जो अस्पताल की बात कर रहे थे मिथिलेश जी, वो रेफरल हॉस्पिटल और गांव का और प्रखंड का हॉस्पिटल छोड़िए, यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, उसमें लालटेन जलाकर ऑपरेशन भी कई बार हुआ है। कुत्ते सोया रहते थे बेड पर, वहां से उठाकर इस स्थिति तक लाए हैं। और जहां तक बात है कि पूरे बिहार में आप देखेंगे कि 60 के दशक के बाद ही अगर बिहार के बदहाली के लिए जिम्मेवारी है तो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी से आपको सीधा चलना पड़ेगा, जिसमें बिहार झारखंड एक था। और उसके टूटने के बाद भी बिहार झारखंड जब आदरणीय लालू जी की कृपा से और शिबू सोरेन जी को समर्थन लेने के लिए सरकार बनाने की आवश्यकता थी, तो 90% से ऊपर जो रेवेन्यू था वो झारखंड में चला गया। एक तरह से जीरो भी नहीं कहिए, इंटीजर में निगेटिव से बिहार को उठा कर लाए हैं। और अभी स्थितियां बढ़िया हुई हैं, अभी और बहुत बेहतर करने का प्रयास
होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ अचीव हो गया है। सबसे पहले किसी भी डेवलपमेंट का और किसी भी चीज को स्मूथ प्रोसेस में लाने के लिए सबसे पहले स्टेबिलिटी होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर का, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड का, उसके बाद फंड इन्फ्यूजन है। तो वो सब चीजें हो रही हैं क्रमशः में, और अस्पतालों की स्थिति पहले से बहुत सुधरी है। मैं ये नहीं कहता कि संपूर्ण हो गई है, लेकिन बहुत सा चीज सुधरा है। बहुत सा चीज को हम लोगों ने 100% इरेडिकेट किया है। और उसके लिए अभी आप देख रहे हैं कि वायरल का ढेर सारा जो स्मॉल पॉक्स है इस देश से इरेडिकेट हुआ, चिकन पॉक्स इरेडिकेट हुआ, स्मॉल पॉक्स अभी थोड़ा सा इरेडिकेशन में टाइम है। लेकिन ये सब ढेर सारा माइलस्टोन हम लोगों ने बनाया है। आयुष्मान का काम बहुत बढ़िया चल रहा है, जन औषधि केंद्र का काम चल रहा है। अभी हम लोग इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग है, बने नहीं ठीक है है। अनिल बट वी हैव स्टार्टेड। अनिल कुमार जी, ठीक है, हम लोगों ने आपके पास लौटेंगे, आपके पास फिर आएंगे। मिथिलेश कुमार जी, आपके पास हम आते हैं और मिथिलेश जी ये समझने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हमारे बीजेपी के नेता ने बताया कि सरकार के द्वारा कई काम ऐसे किए गए हैं, चाहे वो औरंगाबाद हो या फिर नबीनगर विधानसभा का इलाका हो, लेकिन आप क्या देखते हैं? एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, विधायक के द्वारा, जो कि आरजेडी के विधायक हैं, उनके द्वारा वहां पर कौन कौन से काम कराए गए हैं जिनकी तारीफ होनी चाहिए, और कौन से ऐसे काम बाकी हैं जो उनके द्वारा अभी तक नहीं कराए गए हैं, जिससे जनता को समस्याएं हो रही हैं? क्या चीज फिर से बोलिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसा कि आप मिथिलेश जी, आप स्वतंत्र राजनीतिक समीक्षक हैं, तो आप ये बताइए कि वहां के नबीनगर के विधायक के द्वारा कौन कौन से कार्य कराए गए हैं जिनकी तारीफ भी होनी चाहिए, और कौन से काम बाकी हैं अभी तक? देखिए, मैं विधायक जी पर आने से पहले थोड़ा अनिल जी की बात कुछ सुनाई पड़ी थी। वो 60 और लालू जी की बात कर रहे थे। तो मेरा एक चीज कहना है बिहार के संदर्भ में कि आप देखेंगे कि पार्टियां बदल जाती हैं सत्ता में। पहले कांग्रेस थी, फिर जनता दल आ गई, जनता पार्टी आ गई, भाजपा आ गई, जदयू आ गई। लेकिन ग्राउंड पे आप देखेंगे तो वही परिवार या वही नेता कांग्रेस के टाइम में प्रभावशाली था, वही जनता पार्टी में चला गया, वही फिर कांग्रेस में चला गया, फिर भाजपा में चला गया, फिर जदयू में चला गया, फिर आरजेडी में है, फिर वो जनसुराज में भी शामिल है। तो आप मोटे तौर पे जो देखेंगे यहाँ पार्टियों का बहुत बड़ा इशू नहीं है। जब व्यक्ति वही है तो चाहे किसी की सरकार बनेगी, जैसे एक उदाहरण है जीतन राम मांझी, वो कांग्रेस की सरकार में भी मंत्री थे, और लालू जी की सरकार में भी मंत्री थे, और नीतीश जी की सरकार में भी मंत्री थे, और फिर मुख्यमंत्री भी हो गए। और अगर वो कहते हैं कांग्रेस गलत है, लालू गलत है, नीतीश गलत है, तो सोच लीजिए वो कितने सही है। और वो मांझी जी जैसे लोग पंचायत से लेकर के और पटना तक बड़ी संख्या में मिलेंगे आपको। तो आप अगर पार्टी बदल ली और कह रहे हैं कि अब हमारी पार्टी आएगी तो ठीक हो जाएगा, तो भैया पुरनका पार्टिया में बैठ करके आप क्या कर रहे थे? वहां आपने काहे काम नहीं किया? नया आने से आपका क्या बदल जाएगा? चाल चरित्र और चेहरा बहुत जल्दी नहीं बदलता है। तो एक तो अनिल जी की बात का जवाब है कि हर बात में लालू जी को लाने की जरूरत नहीं है। वो बिहार का अपना संकट है, बिहार के समाज का संकट है, बिहार के लोगों का संकट है। उसमें लालू आ जाए, नीतीश आ जाए, मोटे तौर पे थोड़ा बहुत के बाद हम लोग कुछ खास नहीं बदल पाते हैं। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं स्थानीय विधायक की, तो स्थानीय विधायक अपने स्तर पे सक्रिय रहते हैं, उसमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन विधायक का अपना संकट है, कोई विपक्ष के विधायक हैं तो उनके पास जो अपना फंड होता है उसको आवंटित करने के अलावा वो क्या कर सकते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से एम्स में एक विधायक जी के साथ हुआ, या और विधायकों के साथ कहीं क्या होता है। तो बिहार में विधायक नाम की जो संवैधानिक संस्था है वह पूरी तरह से सरकार के द्वारा विफल कर दी गई है। यहाँ वन मैन शो चलता है, यहाँ के मंत्रियों का भी कुछ बहुत नहीं चलता है। तो एक विधायक चाह करके भी क्या कर सकता है? अगर वो वीडियो को करप्शन के लिए बोलेगा, दरोगा को बोलेगा, डॉक्टर को बोलेगा, तो कल उस पर FIR हो जाएगा। तो विधायक अपना फंड बांटने के अलावा, वो कोई विधायक हो, मतलब मैं उनके विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी विधायक अपना फंड बांटने के अलावा कुछ खास नहीं कर सकता है। और दूसरा काम विधायक यही करता है कि वो जनता से अपने व्यक्तिगत आधार पे जुड़ा रहता है। तो हमारे विधायक जी जो स्थानीय हैं या पूर्व के विधायक जी थे, मोटे तौर पे यही काम लोग करते रहते हैं। किसी के न्योता में चले गए, किसी के मरनी में चले गए, मतलब व्यक्तिगत सुख दुख में लोग जुड़े रहते हैं और अपने फंड का आवंटन करते हैं। न विधायकों के पास इतना विजन है, न उनको इतना स्वतंत्र
सत्ता दी गई है कि आप अपने तरीके से काम कर सकें, और करेंगे या फिर अफसरों पे दबाव बनाएंगे तो उनको नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, उनको दिक्कत होगी। यह एक बड़ा सच है। बिल्कुल। गणेश प्रसाद जी, हम आपके पास आएंगे। गणेश जी, जिस तरीके से कई मुद्दों पर अभी तक बात हो गई है, और कौन सा विषय बचा हुआ है जिस पर हम बीजेपी के नेता से भी सवाल ले लें कि आखिर सरकार के स्तर से कौन से काम होने चाहिए? जी, मैं बात करूं नबीनगर की, तो पुनपुन नदी जो है, जी, नबीनगर के ही झारखंड की सीमा के पास से निकली है पुनपुन नदी, और जी, डिसिल्टेड हो गया है। और जो भाजपा के नेता अनिल जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने जी, अदरी बचाने को आंदोलन चलाया था, और अदरी तो बचाने का पहल सरकार ने कर दिया है। अदरी, औरंगाबाद में अदरी रिवर फ्रंट बन रहा है, लेकिन सरकार जी। इन्हीं की है। तो पुनपुन को बचाने के लिए कोई इस पहल नहीं हो रही है। जी, पुनपुन नदी को बचाने के लिए कोई पहल नहीं हो रही है। हमारे साथ अनिल कुमार सिंह जी अभी जुड़े हुए हैं। अगर उन तक आवाज जा रही है तो अनिल कुमार सिंह जी। अनिल कुमार सिंह चले गए हैं शायद, अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। मिथिलेश कुमार जी, एक बार फिर हम आपके पास आएंगे। पुनपुन नदी की समस्या लगातार शुरुआत से हम उठा रहे हैं, उसे बचाने के लिए पहल फिर या ब्रिज बनाने की जो बात है उस पर अभी तक कितना अमल किया गया है? मिथिलेश जी। पुनपुन नदी में कई जगह पुल बने हैं, या बिहार में तमाम नदियों पे इधर पुल बने हैं। नीतीश जी की सरकार में पुल, पुलिया और सड़क का काम बहुत हुआ है, उसमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन गुणवत्ता बहुत निम्न है। और नदियों का जी, अपना जो संकट है कि पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा है। माइनिंग इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है, और कई तरह से प्रदूषण फैल रहा है, जिससे नदियों का अपना जो जलग्रहण क्षेत्र है वो प्रभावित हुआ है। और सारी की सारी नदियां, पुनपुन है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी नदी सोन है, खुश रहिए, जी, तो सोन जो है सो बहुत बुरी तरह से प्रदूषित है। और वहां भी उसके जलग्रहण क्षेत्र में या पानी आने में कई तरह की समस्याएं हैं। पुनपुन के साथ भी वही समस्या है, बटाने के साथ भी वही समस्या है। मोटे तौर पे नबीनगर में 3-4 नदियां हैं, और लगभग सारी नदियां अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। और सामाजिक स्तर पे या सरकारी स्तर पे अदरी के लिए थोड़ा सा प्रयास हुआ था, लेकिन बाकी नदियों के लिए कोई बड़ा प्रयास न समाज कर रहा है और न सरकार कर रही है। हम नदियों के महत्व को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे अस्तित्व के लिए, हमारे जीवन के लिए नदियां कितनी जरूरी हैं, या उनका सही सलामत रहना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो नबीनगर विधानसभा क्षेत्र को लेकर तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पर आज हमने बात की। हमारे साथ आरजेडी के विधायक नहीं जुड़े, जिनका नाम है डब्ल्यू सिंह। शायद अमर उजाला के कई सवालों को लेकर वो नहीं आए, लेकिन हमारे साथ बीजेपी के नेता और साथ ही साथ स्वतंत्र राजनीतिक समीक्षक मिथिलेश कुमार जी थे। हमारे साथ गणेश जी थे, जो कि औरंगाबाद के अमर उजाला के प्रतिनिधि हैं। तमाम मुद्दों को लेकर हमने बात की। अमरउजाला.com पर सत्ता के संग्राम कार्यक्रम में लगातार हम बिहार के विधानसभा सीटों को लेकर विश्लेषण कर रहे हैं, वहां के बड़े मुद्दे उठा रहे हैं। तो आज हमने नबीनगर के वो तमाम मुद्दे उठाए जिन पर हमने बात की। अगले कार्यक्रम में किसी और विधानसभा सीट का विश्लेषण करेंगे। तब तक बने रहिए आप अमरउजाला.com पर। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।